नमस्कार बच्चों। दीपावली की लंबी छुट्टियों के बाद में क्लास 9th के लिए अध्याय 10 सर्किल्स, व्रत, सर्किल वाला ये जो चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्रत। तो इसमें क्या त्रिज्या होती है, क्या परिधि होती है, वो सभी कुछ हम ले रहे हैं। देखिए व्रत, और इसमें आपको सर्किल्स, एस भी लगा हुआ है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उनमें सर्किल्स, जैसे त्रिभुज है ना, ट्रायंगल्स, ठीक उसी तरह से ध्यान दीजिए। तो एक व्रत हम यहां पे बना के आप लोगों को समझा रहे हैं। किस तरह के सवाल हैं ये देखिए। ये हमने लिया केंद्र, और ये जितना हम इस व्रत को खोलते हैं ये है त्रिज्या। तो हमने एक कुछ निश्चित त्रिज्या लेके इस पे ये एक व्रत बना लिया। इस तरह से। तो ये जो हमने इसको खोला है ना बच्चों, ये तो है त्रिज्या। एक एक शब्द पे हम गौर करें, कौन कौन से शब्द है देखिए जरा। एक तो है त्रिज्या, यानी रेडियस, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। एक है व्यास, इसके अंदर हम बनाते भी चलते हैं। ये केंद्र को ओ ले रहे हैं, ओ ए त्रिज्या हो गई हमारी, ठीक है। और यदि हम केंद्र से गुजरते हुए किसी व्यास को बनाएं, केंद्र से गुजरते हुए जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए बच्चों ये कहलाती है जीवा। यहां पे हम ले लेते हैं पी क्यू, जीवा, कॉर्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पी क्यू, ठीक है। और व्यास क्या हुआ इस जगह पे, मान लीजिए इसका हम x और इधर y दे रहे हैं, तो xy व्यास हुआ, XOY भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं त्रिज्या से, ये त्रिज्या की जस्ट डबल, त्रिज्या की डबल व्यास होती है, क्योंकि व्यास में इधर OY भी त्रिज्या है, OX भी त्रिज्या है। शायद बात आपको समझ आ रही है। यानी वो जीवा सबसे लंबी होती है जो व्रत के केंद्र से गुजरती है। और ये है परिधि, परिधि, ठीक है। तो परिधि हमारे को व्रत को तीन भागों में, इस समतल को तीन भागों में बांट के चल रही है। ये अंदर वाला भाग, ये परिधि वाला भाग, और ये बाहर वाला भाग। तो बाहर वाले भाग को हम कहते हैं बहिर्भाग, ठीक है। आपके जो 10.1 है उसमें पहले सवाल में ही यही है। तो अभ्यंतर पेज नंबर आप 203 अगर देखेंगे, 203, तो उस पे आप लोगों को कुछ इस तरह के शब्द मिलेंगे। अभ्यंतर, और एक है बहिर्भाग, एक है व्रत। और बहिर्भाग, ठीक है। तो ये जो व्रत के अंदर वाला, अगर मान लीजिए यहां पे हम कोई बिंदु ले रहे हैं, सी बिंदु, तो सी बिंदु व्रत के अंदर स्थित है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ओ से, यानी कि केंद्र से जो सी की दूरी है वो त्रिज्या से कम है। क्या बोला मैंने? त्रिज्या से कम है। तो इसका मतलब है कि वो बिंदु व्रत के अंदर स्थित है। और अगर हम ए बिंदु की बात करें या वाई की बात करें या क्यू की बात करें,
तो इनकी ओ से जो दूरी है वो त्रिज्या के समान है, यानी कि ये वृत्त की परिधि पर स्थित है। और अगर हम कोई बाहर बिंदु ले रहे हैं वृत्त के, मान लीजिए डी बिंदु हमने लिया, तो ये त्रिज्या से अधिक दूरी पर है। त्रिज्या से इसकी जो दूरी है ओ से डी की, वो त्रिज्या से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे बहिर्भाग में स्थित है। किस जगह पे? बहिर्भाग में स्थित है वृत्त के। अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो वृत्त समतल को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। अभी हम ये रिक्त स्थानों में पूर्ति करेंगे बच्चों इन सभी की। 3 भागों में कौन कौन से हैं वो? अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। एक जीवा हमने समझा, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा है। और जैसे जैसे हम केंद्र के करीब आते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। और वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वो व्यास कहलाती है। डायमीटर, रेडियस, डायमीटर, कोण और ये अभ्यंतर, वृत्त, बहिर्भाग आप याद रख लीजिए। इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्किल। अब ये जो भाग है ना बच्चों, इसके ये वाला भाग जिसके वृत्त और इसके साथ में अंदर वाला जो भाग है वो वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है, सर्कुलर रीजन। वृत्त तथा अभ्यंतर वाला भाग। अब इसके अलावा हम समझते हैं रेखाखंड क्या होता है और रेखाखंड के साथ में वृत्तखंड क्या होता है। रेखाखंड तो बच्चों ये सभी रेखाखंड है। एक बात है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आप देख पा रहे होंगे, यहां पे पेज नंबर 205 पे कुछ चित्र बने हुए हैं, ये इस तरह से। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। और इधर वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है। वृत्तखंड कैसे बनते हैं? त्रिज्याओं से बनते हैं या जीवा से बनते हैं? इसमें बच्चों ये जो भाग दिख रहा है ना, शेडेड रीजन आपको, ये है लघु वृत्तखंड। और इधर जो शेष भाग बचा सर्किल में, इसको थोड़ी देर के लिए हम तेजी से एक सर्किल बना रहे हैं, इसी से समझ लीजिए। ये जो पार्ट है, क्योंकि केंद्र इधर है, तो ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड और इधर वाला पार्ट कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखिए, जीवा और वृत्त के चाप। हां, यह भी समझ लीजिए बच्चों, अगर हम केवल यहां से लेके यहां तक का कोई पार्ट ले, इससे इतना, तो यह कहलाता है चाप। आर्क बोलते हैं इंग्लिश में इसको। यहां से यहां तक ये चाप है, इतने से इतना पार्ट। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। ये चाप हो गया। और वही ये छोटा चाप है तो लघु चाप, और बचा हुआ दीर्घ चाप। ठीक है बच्चों, तो चाप और जीवा के मध्य का जो पार्ट है वो कहलाता है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? ये 2 त्रिज्याओं और चाप के साथ में जो पार्ट बना वो क्या हुआ? हां, वो कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं उसको? लघु त्रिज्यखंड। और बचा हुआ पार्ट दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान रखिए, ये सभी चीजें हमारी जो 10.1 है उसमें केवल 2 ही सवाल हैं बच्चों। 2 सवाल में एक सवाल है हमारे को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है।
और सवाल नंबर 2 में आपको सत्य या असत्य कथन बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। एक बार तेजी से समझ लीजिए जरा। यस, इन्हीं सभी परिभाषाओं को और इनको एक बार थोड़ा सा मनन चिंतन करिए बच्चों। देखिए आप लोगों को इसमें चित्र में ये सभी चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही, ध्यान दीजिए। यस, परिधि, क्या कंसेप्ट क्लियर है परिधि का आप लोगों का? ये व्रत की परिधि जो हमने व्रत किससे बनाई थी? प्रकार की मदद से। किससे? प्रकार से। तो वो परिधि हुई। त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो त्रिज्या। यहां पे OA भी त्रिज्या है, OY भी, OX भी त्रिज्या है। जीवा, जीवा परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा है। तो यहां PQ भी जीवा है, XY भी जीवा है। अभ्यंतर, व्रत और बहिर्भाग, इन तीनों को एक साथ समझ लीजिए। किसी व्रत को 3 भागों में हम समझ सकते हैं। तो व्रत की परिधि, एक इसके अंदर का भाग जिसको हम कहेंगे अभ्यंतर, एक व्रत, और एक कहलाएगा बहिर्भाग, व्रत के बाहर। फिर रही बात दीर्घ त्रिज्यखंड की, ठीक है। यह त्रिज्यखंड इंग्लिश में कहलाता है सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो इसमें 2 त्रिज्या काम में आती है और 2 त्रिज्याओं के और इस चाप के मध्य केंद्र को मिलाते हुए जो एक पार्ट बना वो कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। अगर वो अर्धव्रत है, बच्चों ध्यान से सुन लेना, अगर अर्धव्रत है, ये जैसे पार्ट आपको दिख रहा है अर्धव्रत, जीवा और चाप के साथ में। जीवा कौन सी? जो हमारा व्यास है, और उसके और चाप के साथ में जो पार्ट बना वो कहलाता है अर्धव्रत, सेमी सर्किल, अर्धव्रत। ध्यान रखिए। तो अर्धव्रत, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अर्धव्रत त्रिज्यखंड हुआ या व्रतखंड हुआ? तो बच्चों वो दोनों ही है, ठीक है। त्रिज्यखंड भी है और व्रतखंड भी है, दोनों की पूर्ति करता है। लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हो इसलिए हम उसको अर्धव्रत ही कह देते हैं। किसको? व्यास और परिधि के मध्य का जो पार्ट है अर्धव्रत, सेमी सर्किल। यस, अब आ जाइए व्रतखंड। इसमें एक जीवा और एक चाप के मध्य बना हुआ क्षेत्र होता है। ये कौन सा? लघु व्रतखंड, अगर वो आधे से कम है, आधे से कम है। दीर्घ व्रतखंड आधे से अधिक वाला पार्ट है। अगर व्यास है तो फिर वो आधा है, तो वो न लघु हुआ न दीर्घ हुआ। ध्यान रखिए।
यस बच्चों, तो ये सभी चीजें अभी हमारे सवाल नंबर 1 में काम में आएगी। तो हम सवाल नंबर 1 तो अंतराल से पहले ही ले लें बच्चों। देखिए, यस, हमारे पास में जो 1-2 मिनट का वक्त है उसी में ये हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी चीजें उसमें लग रही है। पहला सवाल, खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है, रिक्त स्थान में भरना है। तो बहिर्भाग या अभ्यंतर? तो सीधी सी बात है बच्चों, केंद्र तो वृत्त के अंदर ही होगा ना। तो फर्स्ट में क्या आया? अभ्यंतर। फर्स्ट में क्या भरेंगे हम? हां, अभ्यंतर। सेकंड में एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो वृत्त में कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में होगा। जैसे हमारा डी बिंदु है, क्योंकि इसकी दूरी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो यहां भरा हमने बहिर्भाग। यस, नंबर 3, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, इन्हीं में से ढूंढिए, व्यास। बहुत अच्छे बच्चों। नंबर 4, एक चाप होता है, इसके सिरे व्यास के सिरे हो। तो ये व्यास के सिरे, ये चाप वाला मामला हुआ, तो वो अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अर्धवृत्त। यस, अर्धवृत्त। नंबर 5 में आप खुद भरने की कोशिश करिए। तो नंबर 5 को खुद भरिए। तो यस, ये हमारी चल रही है बच्चों 10.1, पेज नंबर 205, 205। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड, ये रहा वृत्तखंड, लघु और दीर्घ। तो ये कह रहा है कि एक चाप, ये चाप हो गया, और दूसरी चीज क्या है? जीवा है। बहुत अच्छे बच्चों। तो रिक्त स्थान में जीवा भरेंगे, रिक्त स्थान में अर्धवृत्त, व्यास, बहिर्भाग, अभ्यंतर। यस, और छठा और अंतिम प्रश्न इसमें है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे, तो आपको बताया था कि यहां पे इस तल को 3 भागों में बांटता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। तो हमारे को इसमें भरना है 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में बांटना है। मतलब बांटता है, बांटना नहीं है, बांटता है। तो ये सर्किल जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, वृत्त, उसको हमने बिल्कुल 0 लेवल से एक एक चीज समझते हुए लिया। और चिंता मत करो, आप में से कुछ बच्चे अभी भी अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं तो हम एक बार फिर से दोहरा देंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि फिर हम इनको मिटाएंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिज्या आप लोगों को सभी को समझ आ गई होगी। केंद्र और परिधि के बीच का जो रेखाखंड है वो व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वो व्यास है जीवा। परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा। अभ्यंतर वृत्त और बहिर्भाग हमने आपको समझा दिया, ये अभ्यंतर वाला इंटीरियर, ये बहिर्भाग एक्सटीरियर। और अगर जैसे क्यू बिंदु, पी बिंदु और ये जो बिंदु आपको दिख रहे परिधि पे, ये वृत्त वाला पार्ट हुआ। इसके बाद में दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो जो त्रिज्याओं से जो पार्ट बने वो त्रिज्यखंड कहलाते हैं। ठीक है, त्रिज्याओं और चाप के मध्य केंद्र को मिलाते हुए त्रिज्या हुई, दो त्रिज्या और इनके साथ में जो पार्ट बना वो त्रिज्यखंड हुआ। अगर अर्धवृत्त से ये कम बन रहा है तो वो लघु त्रिज्यखंड हुआ और अधिक बन रहा है तो दीर्घ। और यही सभी चीजें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये सभी आपको 10th एनसीईआरटी के 12th एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, उसमें आएगा बच्चों। और ये हमने आपको बताया जीवा और चाप के मध्य, ये अलग से भी बना के समझाया, जीवा और चाप के मध्य। यही आपसे एक जगह पूछा भी था कि चाप के साथ में क्या होता है, जीवा, वो कहलाता है क्या, वृत्तखंड। अब आइए आगे बढ़े हम। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमारे को केवल सत्य या असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। देखिए पहला, वृत्त को केंद्र पर, क्योंकि ये सभी चीजें काम में आएगी तो आपको इजी रहेगा समझना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहा गया है, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो नंबर 1 में केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल सही है, सत्य। इसको केंद्र को परिधि से मिलाने वाला, परिधि मतलब वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला केंद्र को मिलाएगा वो त्रिज्या होती है। सेकंड, एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित मींस निश्चित, यहां से यहां एक जीवा बनाई उसी लंबाई के बराबर की, तो बच्चों असीमित बना सकते हैं हम, अनंत बना सकते हैं। इन्होंने हमारे को बोला परिमित जीवाएं होती हैं, तो ये हमारे को असत्य लग रहा है। ठीक है, आइए थर्ड देखें। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। बच्चों अगर किसी वृत्त को, ये कोई वृत्त है तेजी से हम बना रहे हैं, इसको अगर 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ऐसे में बच्चों ये 120 120 120 का कोण बन रहा है बीच में। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि ये दीर्घ है। ठीक है, क्यों? दीर्घ हम उसको कहते हैं जो 180 डिग्री से अधिक होता है, तो दीर्घ चाप वाला मामला नहीं हुआ। तो ये भी हमारे को असत्य लग रहा है। आंसर शीट अभी आप लोगों के सामने ही मिलाएंगे बच्चों। चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है वृत्त का व्यास। बिल्कुल, व्यास और त्रिज्या में यही रिलेशन होता है, सत्य। नंबर 5, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का चित्र होता है। कौन? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ये रहा। अरे बच्चों ये है त्रिज्यखंड। ठीक है, और हमसे कहा गया है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप, तो यही कंफ्यूजन है बच्चों। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याएं इसमें यूज आती है, जबकि इन्होंने जो हमें बोला त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल है, ये संगत चाप और ये, तो ये गलत कह रहे हैं। अगर त्रिज्यखंड की जगह वृत्तखंड होता तो ये सही हो जाता, तो ये असत्य की कैटेगरी में गया। और नंबर 6,
व्रत एक समतल आकृति है। व्रत एक समतल आकृति है, बिल्कुल समतल आकृति है, और यह समतल को 3 भागों में बांटता है। तो यह हुआ ट्रू, सत्य। आइए आंसर शीट में मिलाएं। वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 के 6 पार्ट थे, और इसके भी देखिए 6 में से कितने नंबर हमें मिल रहे हैं। अपन सेल्फ भी कर सकते हैं, अपने आप को खुद नंबर भी दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट अभ्यंतर बिल्कुल सही है। यस। बहिर्भाग व्यास, बहिर्भाग और व्यास। बच्चों रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो। अर्धवृत्त, बिल्कुल अर्धवृत्त। जीवा और 3, जीवा और 3। ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, दिमाग नहीं लगा के आंसर शीट से सीधे भर देते हैं उसको। बच्चों भरना नहीं, क्योंकि बाद में फिर आप लोग दिमाग ही नहीं लगाएंगे। अब देखिए सेकंड के अंदर सत्य असत्य असत्य, यस यस एंड यस। इस बार ये ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। फिर सत्य असत्य और सत्य, बिल्कुल सही है। तो देखा आपने, 6 में से 6 इधर मिल रहे हैं और 6 में से 6 इधर भी मिल रहे हैं। तो आज ही इन्हीं सवालों को आप वापस से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे एक्सरसाइज 10.1। 10.1 पूरी आप लोगों को समझ आ गई, और ये अलग अलग जो भाग है व्रत में, ये भी हमने आज आपको समझाए। अब हम चल रहे हैं इसमें आगे, जो प्रमेय है उनको समझने की कोशिश कीजिए। पेज नंबर 206, इस पे प्रमेय 10.1 दी हुई है, और पेज नंबर 207 पे प्रमेय 10.2 दी हुई है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। और बच्चों कुछ पार्ट इसमें हटा भी है। ठीक है, इस कोरोना काल में थोड़ा बहुत सिलेबस आपका बदला है, वो हम वक्त वक्त पे बता देंगे कि कौन सा पार्ट कटा है। ध्यान दीजिए, पहले प्रमेय 10.1 को समझते हैं। प्रमेय 10.1, ध्यान दीजिए। प्रमेय कह रही है कि व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। पुनः पुनः सुनिए, व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, और इसी का विलोम प्रमेय 10.2 है कि एक व्रत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यस, ये सभी परिभाषाएं वगैरह आपको समझ आ गई होगी। देखिए ध्यान दीजिए, केवल हम आपको ये इनका अर्थ समझा रहे हैं बच्चों प्रमेय का। अगर आप लोगों को कभी प्रमाण देना हो, प्रूफ देना हो, तो कैसे देंगे उसका संकेत भी हम आपको दे देंगे। ध्यान दीजिए, प्रमेय 10.1, ये हमने वही एक व्रत बनाया, इसमें 2 बराबर जीवाएं लेनी है बच्चों। ठीक है, ये यहां से मान लीजिए हम कितने भी सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे भी फायदा ले सकते हैं आप कि इसमें हमने निश्चित खोल रखा है ना, इसको थोड़ा सा कम ज्यादा कितना भी कर सकते हो। और यहां पे अगर हमने ये रखा इस जगह पे, और इतनी दूरी पे हमने ये ले लिया, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं,
ज्यादा बड़ी अगर जीवा आपको दिखेगी अच्छा रहेगा। ये यहां से और इधर की तरफ ये दूसरी जीवा हमने ले ली, तो निश्चित रूप से ये बराबर होंगी। कैसे, ध्यान दीजिए। और यही डायग्राम हमारी प्रमेय 10.2 में काम में आ जाएगा। ये इनके द्वारा ये केंद्र पे कौन बन रहा है, ठीक है, और इधर ऐसा, ये यहां कोई व्यास नहीं है बच्चों, ए बी सी डी, और ये केंद्र ओ। आपको क्या दिया है कि यहां पे दो जीवाएं, 10.1 प्रमेय हम आपको बोल के बता देते हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये ए बी सी डी हमारे को यहां जीवाएं बराबर दी हुई है, और क्या कहा गया है कि केंद्र पे कोण बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो चूंकि ये एक ही वृत्त की बात है तो सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी बच्चों, ओए, ओबी, ओसी, ओडी सभी बराबर होंगी। तो यहां पे आप चाहे तो ट्रिपल एस का नियम ले सकते हैं। ट्रिपल एस बुक में आप लोगों के ट्रिपल एस का ही लिया है, वही लेना है, क्योंकि ये सीपीसीटी से सिद्ध हो जाएगा। सीपीसीटी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो क्या करना है आपको, इन दोनों त्रिभुजों में उपपत्ति के समझिए जरा। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में तीन बातें क्या क्या बराबर है, एक ओ ए बराबर ओ सी, वैसे चारों ही बराबर है पर आप इनके बराबर ले लीजिए त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और ओ बी बराबर ओ डी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरा हमारे को ए बी बराबर सी डी दिया है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ओ सी डी के, किस नियम से, एस 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 नियम से। ये सभी हमने 7th चैप्टर में पढ़े थे, त्रिभुज के चैप्टर में। तो जब ये सर्वांग सम हो गए तो बची खुची चीजें भी बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, सीपीसीटी, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ कौन सा, 10.1 प्रमेय। और जो 10.2 प्रमेय है ना, है तो यही इसी तरह की है, लेकिन उसमें ये दिया हुआ हो जाएगा, चित्र यही काम में आ जाएगा बच्चों। लेकिन उसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो तेजी से उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। यस, ये व्रत हम इसमें काम में ले लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। दो बराबर जीवाएं, इसमें भी उसी तरीके से ली है, बस दिया है और सिद्ध करना है, बदलेगा थोड़ा सा। या ऐसा करते बच्चों, सुन लीजिए, इसमें दिया है और सिद्ध करना है, हम लिख देते हैं प्रमेय 10.2। इसमें दिया क्या है इस बार कि कोण ए ओ बी बराबर कोण
COD दिया है। सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD। AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है हमारे को। रचना की जरूरत नहीं है, हम सीधे उपपत्ति के पद में चल रहे हैं। बस फर्क इतना है बच्चों, सुनिए सुनिए सुनिए, वही त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में क्या तीन बातें बराबर है? ये दो बातें तो आएगी ही आएगी। OA बराबर OC, OB बराबर OD। त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये ध्यान रखना बच्चों, वक्त की कमी से हम एक ही वृत्त की त्रिज्या नहीं लिख रहे हैं। और तीसरा जो है वो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों? क्योंकि दिया है। बस फर्क इतना है, अब की बार ये जो त्रिभुज सर्वांग सम हुए, त्रिभुज OAB सर्वांग सम त्रिभुज OCD, ये किस वजह से हुए? SAS नियम से, ठीक है। और CPCT क्या निकल के आया? AB बराबर CD, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। यही सारी बातें, यही दोनों जो हमने अभी आपको बताए, ये हमारी एक्सरसाइज 10.2, ये तो 10.1 समझाई थी हमने, 10.2 में भी यही सब काम में आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, 10.1 प्रमेय और 10.2 प्रमेय दोनों ही हमारी एक्सरसाइज 10.2 बना रही है। आप देखेंगे 10.2 में दो ही सवाल हैं। पहला है, याद कीजिए कि वृत्त सर्वांगसम होते हैं, उनकी त्रिज्या बराबर हो तभी वो सर्वांगसम होते हैं। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि हम सवाल नंबर 1 और 2 में दो अलग अलग वृत्त बना सकते हैं। यहां पे हमने एक ही वृत्त में दो जीवाएं बनाई, ये ध्यान रखिए। तो संभवतः प्रमेय 10.1 और 10.2 और साथ ही साथ 10.1 एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।